गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लेक्चर की कड़ी के अंदर मैं महिपाल सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था प्रोएनसेफेलॉन में, अपन ने पढ़ा था प्रोएनसेफेलॉन मतलब अपन ने पढ़ा था कल फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन में कुछ पार्ट था, उसमें जो मेन पार्ट था, जो लॉजिकल दिमाग था, सेरिब्रम। अपन ने कल पढ़ा था सेरिब्रम के बारे में, अर्थात अपन ने पढ़ा टेलेनसेफेलॉन के बारे में। टेलेनसेफेलॉन के बारे में अपन ने पढ़ा कल, जिसको अपन ने लॉजिकल माइंड बोला, लॉजिकल ब्रेन या माइंड बोला, लॉजिकल ब्रेन या माइंड। दरअसल ब्रेन तो होता है एनाटॉमी और माइंड होता है फिजियोलॉजी, लेकिन कई जगह वर्ड्स वहाँ पे उनका मीनिंग मायने नहीं रखता। बाकी अगर ध्यान दें तो ब्रेन एनाटॉमी होती है, माइंड फिजियोलॉजी होती है, लेकिन कुछ जगह वर्ड्स को अहमियत नहीं दी जाती, वहाँ पे इसको लॉजिकल ब्रेन बोला जाता है। आज अपन पढ़ेंगे टेलेनसेफेलॉन हो गए, अब पढ़ेंगे डाईएनसेफेलॉन के बारे में, डाईएनसेफेलॉन के बारे में। डाईएनसेफेलॉन के अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर आता है बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया, लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो इन पार्ट्स के बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। डाईएनसेफेलॉन किसका पार्ट है? प्रोएनसेफेलॉन का, अर्थात फोर ब्रेन का पार्ट है, जिसमें बेसल गैंग्लिया, लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये चार पार्ट आते हैं। इनके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बेसल गैंग्लिया के बारे में। इन ऑर्गन्स के बारे में इतना डीपली पूछा नहीं जाता, इसलिए अपन ज़्यादा डीप तो जाएंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर सुपरफिशियली देखते जाएंगे कि क्या ये सिस्टम है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसल गैंग्लिया की। बेसल गैंग्लिया किसका पार्ट है? ए पार्ट ऑफ डाईएनसेफेलॉन, मतलब डाईएनसेफेलॉन के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है, बेसल गैंग्लिया को। ठीक है, अब बेसल गैंग्लिया की लोकेशन कहाँ होती है? लोकेशन की बात करें तो ये क्या होता है, जो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं उनके बिलो स्थित होता है। ठीक है, द स्ट्रक्चर इज लोकेटेड, ये कहाँ स्थित होता है? लोकेटेड बिलो द लेटरल वेंट्रिकल्स, जो लेटरल वेंट्रिकल है उनके नीचे। अब लेटरल वेंट्रिकल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो सेरिब्रम था, मान लिया ये सेरिब्रम था, तो यहाँ पे क्या था? फ्लेक्स सेरिब्राई था, कार्पस कैलोसम था, यहाँ से लेटरल वेंट्रिकल शुरू हो रहे थे, जिसमें सेप्टम ल्यूसिडम था, और ये दोनों लेटरल राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल था। तो इनके नीचे जो स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोल दिया? बेसल गैंग्लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है बेसल गैंग्लिया। ये क्या करता है? थैलेमस और सेरिब्रम को कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट थैलेमस एंड सेरिब्रम, सेरिब्रम और थैलेमस को कनेक्ट करता है बाय फॉर्मिंग ए डक्ट, एक डक्ट के द्वारा, बाय फॉर्मिंग a duct known as extrapyramidal tract, known as extrapyramidal tract। तो अपन डाईएनसेफेलॉन को एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। कहीं के भी आपको देखने को मिलेगा कि इसको एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक्ट बोलते हैं, ट्रैक्ट।
तो ये इसका अनोदर नेम है। ये क्या करता है, थैलेमस और सेरिब्रम को एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक्ट के द्वारा जोड़ता है। ये बना हुआ होता है ग्रे मैटर का। इट इज फॉर्म्ड बाई ग्रे मैटर। ये ग्रे मैटर का क्या होता है, बना हुआ होता है। ये बात भी दिमाग में रखनी है। किससे बना होता है, ग्रे मैटर से बना हुआ होता है। अब मेन बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं। बेसल गैंग्लिया एक स्ट्रक्चर है जो कि पार्ट होता है डाइएन्सेफेलोन का, इसको डाइएन्सेफेलोन में इंक्लूड करते हैं। ये स्थित होता है सेरिब्रम में, जहाँ पे लेटरल वेंट्रिकल्स है उनके बिलो, और इसका काम क्या होता है, सेरिब्रम को और थैलेमस को आपस में कनेक्ट करने का। ठीक है, तो सबसे ऊपर लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल्स के नीचे बेसल गैंग्लिया होता है। एक प्रकार की ये ट्रैक्ट होती है जिसको एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक्ट करते हैं, और इस बेसल गैंग्लिया की जो नीचे स्ट्रक्चर होती है उसको अपन बोलते हैं थैलेमस, और थैलेमस के जो नीचे स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस के बाद में धीरे धीरे अलग अलग ऑर्गन आएंगे। वो मिड ब्रेन के बारे में बात करेंगे, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा, वो अलग स्ट्रक्चर है, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो इसका काम क्या होता है, काम बहुत ही शानदार होता है इसका। इसके जो फंक्शन होते हैं बहुत ही शानदार फंक्शन होते हैं। ये क्या करता है, जो भी महीम काम होते हैं, चाहे वो इनवॉलेंट्री हो चाहे वो वॉलेंट्री हो, उनको परफॉर्म करवाने में ये मदद करता है। जैसे सुई में धागा पिरोना, लार का निगलना, हाथों का स्विंग करवाना, तो ये सब जो वॉलेंट्री है। जैसे स्केलेटल मसल्स हैं तो ये वॉलेंट्री है। नार का निकलना ये भी क्या है, वॉलेंट्री है। सुई में धागा पिराना ये भी क्या है, वॉलेंट्री है। तो ये महीम काम होते हैं, इन महीम काम को करवाना इसका होता है। कई बार क्या होता है, आई का ब्लिंकिंग करना, अचानक कुछ चीज़ आती है, अचानक जैसे तेज़ लाइट पड़ गई, तेज़ लाइट गिरती है, तुरंत आई क्या होती है, ब्लिंक करती है। ठीक है, तो इनमें किसका रोल होता है, इसमें रोल होता है बेसल गैंग्लिया का। मतलब इसको बोल सकते हैं फाइन एंड कॉम्प्लेक्स जो भी एक्टिविटी है उनको परफॉर्म करवाने में ये मदद करता है। तो अपन लिख सकते हैं इट इनिशिएट मॉड्यूल एंड कंट्रोल फाइन एंड कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। इट इनिशिएट का मतलब शुरू करना, शुरू करना। इट इनिशिएट मॉड्यूल एंड कंट्रोल फाइंड एंड कॉम्प्लेक्स वॉल्यूंटरी एंड इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी, इनवॉल्यूंटरी activities such as swinging of arm, हाथ का क्या होना, स्विंग करना, ब्लिंकिंग ऑफ आई, इसके अलावा swallowing of saliva, इसके अलावा सुई में धागा पिरोना। तो ऐसे क्या करता है, इनकी जो भी फाइन और कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है उनको क्या करना, परफॉर्म करवाना इसका काम होता है। इट इनिशिएट, ये शुरू करता है, ये क्या करता है, शुरू करता है मॉड्यूल एंड कंट्रोल। ठीक है, इनिशिएट करता है, इनिशिएट का मतलब भी शुरू करना होता है, और मॉड्यूल का मतलब उसके जस्ट आगे की प्रोसेस है। कंट्रोल करता है जो सरल और जो हार्ड काम है। फाइन का मतलब सिंपल और कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, तो इनको सरल और जटिल बोल सकते हैं अपन। तो जितने भी सरल और जटिल काम होता है वो इनको परफॉर्म करवाने का काम किसका होता है, इसका होता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, D2 रिसेप्टर, D2 मतलब डोपामीन रिसेप्टर साइट होती है इसमें, डोपामीन रिसेप्टर साइट भी यहीं पे होती है। तो बेसल गैंग्लिया जो कि थैलेमस और सेरिब्रम को कनेक्ट करवाता है, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक्ट, लेटरल वेंट्रिकल्स के नीचे की तरफ स्थित होता है,
और ये क्या करता है, जो भी सरल और जटिल काम होता है उनको परफॉर्म करवाना इसका काम होता है। इसके अलावा अपन बात करें बेसल गैंग्लिया के अलावा आगे है बेसल गैंग्लिया के बाद में थैलेमस। आगे बात करते हैं थैलेमस के बारे में। थैलेमस जो कि डंबल शेप की एक स्ट्रक्चर है। थैलेमस क्या है? डंबल शेप स्ट्रक्चर। डंबल शेप का और क्या होता है? आरबीसी, डंबल शेप स्ट्रक्चर होती है थैलेमस। डंबल शेप की एक स्ट्रक्चर है थैलेमस। थैलेमस को क्या बोलते हैं? रिले स्टेशन फॉर इम्पल्सेस। रिले स्टेशन फॉर इम्पल्स। मतलब इम्पल्स से जब जनरेट होती है तो एक बार क्या करती है, यहाँ पे आके रुकती है, विश्राम करती है, फिर यहाँ से वापस जो इसका पर्टिकुलर जो एरिया है उस कंसर्न एरिया के पास वो जाती है। तो एक बार जो भी इम्पल्सेज पेरीफेरी से जनरेट हुई है वो एक बार जाके यहाँ पे स्टेशन करती है, रुकती है थैलेमस में, और फिर वहाँ से वापस जो भी कंसर्न एरिया वहाँ तक पहुँचती है। ठीक है। थैलेमस लोकेटेड कहाँ होता है? लोकेशन की अगर बात करें तो लेटरल वाल वेंट्रिकल होते हैं, लेटरल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल की जो लेटरल वॉल होती है उसके पास में ये लोकेटेड होते हैं। कहाँ पे? जो भी थर्ड वेंट्रिकल की लेटरल वॉल होती है वहाँ पे ये लोकेटेड होते हैं। इसके अलावा ये बने हुए किसके होते हैं? लोकेशन ये कहाँ थर्ड लोकेशन होते हैं, ये लेटरल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। इस डंबल शेप की स्ट्रक्चर होती है, फॉर्म्ड बाय ग्रेमेटर। फॉर्म्ड बाय ग्रेमेटर, ग्रेमेटर के ही बने हुए होते हैं। पोन्स एक जो कि अंदर से वाइट ग्रे मैटर होता है, बाहर से वाइट मैटर होता है, लाइक स्पाइनल कॉर्ड। बाकी सब ऑर्गन्स आपको यहाँ पे ब्रेन के ग्रे मैटर के बने हुए ही दिखाई देंगे, स्पाइनल कॉर्ड को और पोन्स को छोड़ के। ग्रे मैटर का बना हुआ होता है, रिले स्टेशन करता है इम्पल्सेस के लिए। अब ये देखो क्या करता है, इसका सबसे महत्वपूर्ण क्या काम होता है, ये कंसंट्रेशन होता है, मतलब फोकस ऑन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक तो होता है अटेंशन, अटेंशन अटेंशन होता है फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, फॉर ए शॉर्ट टाइम। वहीं पे कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जैसे आप अगर लेक्चर ले रहे हो तो आप मैक्सिमम 45 मिनट तक कंसंट्रेशन किसी ऑब्जेक्ट पे रख सकते हो, उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं रख सकते। जबकि अटेंशन तो कुछ पल के लिए, कुछ मिनटों के लिए हो सकता है, 1-2 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं होता। अगर वो टाइम बढ़ रहा है तो वो कंसंट्रेशन कहलाता है। तो फोकस ऑन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फॉर लॉन्ग टाइम, वो होता है कंसंट्रेशन। तो ये क्या करता है, इट हेल्प इन इंक्रीज द कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन को बढ़ाने में के अंदर मदद करता है। तो लिख सकते हैं अपन, इट हेल्प इन इंक्रीज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को बढ़ाने में मदद करता है। ध्यान, कंसंट्रेशन क्या होता है, ध्यान, किसी वस्तु पर ध्यान आकर्षित करना, ये लंबे समय तक रखना, उसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। अब ये रिले स्टेशन का काम कैसे करता है, देखो रिले स्टेशन का काम कैसे करता है उसके बारे में बात करते हैं अपन ने बोला ये रिले स्टेशन है, मतलब इम्पल्सेज एक बार जनरेट हुई, जनरेट होने के बाद में यहाँ पे आएगी, रुकेगी, फिर जो कंसर्न एरिया है वहाँ तक पहुँचेगी। तो ये करता क्या है, थैलेमस क्या करता है, जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको कनेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद में ये वहाँ पे रुकता है और फिर भी
ये अपना काम परफॉर्म करता है। तो इसको बोल सकते हैं ये कैसे इम्पल्स रिले स्टेशन का काम करता है, तो बोलो ये करता है इट कलेक्ट ऑल द सेंसरी इंफॉर्मेशन ये क्या करता है, जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होता है उसको कलेक्ट करता है। अब ये कहाँ से कलेक्ट करता है, जो भी सेंसरी ऑर्गन है उनके द्वारा। इट कलेक्ट ऑल द सेंसरी इंफॉर्मेशन विच इज परसीव्ड बाई सेंसरी ऑर्गन। ये कलेक्ट करता है जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो कि सेंसरी ऑर्गन द्वारा परसीव की जाती है। अब जितनी भी जैसे सेंसरी ऑर्गन, मेरी आँख है, मेरा कान है, एक्सेप्ट ओल्फैक्शन मतलब नाक के अलावा, जितनी भी नाक के अलावा मतलब ओल्फैक्शन के अलावा जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है जो सेंसरी ऑर्गन द्वारा परसीव्ड की जाती है, उनको पहले ये कलेक्ट करेगा, उनसे द्वारा परसीव की गई को कलेक्ट करने के बाद में सेंसरी नर्व की सहायता से इनके कंसर्न एरिया के अंदर भेज देता है। ठीक है, मतलब इम्पल्स से क्या हुआ, इम्पल्स जनरेट हुई, सेंसरी ऑर्गन में पहुंची, तो ये क्या किया, कलेक्ट कर लेगा उन सेंसरी इंफॉर्मेशन को जो कि सेंसरी ऑर्गन द्वारा परसीव्ड की गई है। ठीक है, परसीव्ड करने के बाद में रिमेन हियर फॉर फ्यू टाइम, रिमेन हियर फॉर फ्यू टाइम, कुछ पल के लिए मतलब बहुत ही कम, 1 मिनट का 1000वां हिस्सा मान सकते हो। फ्यू टाइम यहाँ पे रुकी और फिर एंड सेंड टू द कंसर्न एरिया, सेंड टू दियर कंसर्न एरिया वाया सेंसरी नर्व के द्वारा। ये क्या किया, इम्पल्स से जो भी जनरेट हुई, मतलब सेंसरी ऑर्गन के द्वारा जो भी परसीव्ड किया गया वो यहाँ पे पहुँचता है, रुकता है कुछ पल के लिए, रुकने के बाद में वापस यही सेंसरी नर्व इसको, जो इसका कंसर्न एरिया होता है, जैसे ओल्फैक्शन किया, ओल्फैक्शन का काम ये नहीं करता, ओल्फैक्शन की नर्व को ये परसीव्ड नहीं करता। इसके अलावा जैसे देखा, कुछ आँख से कुछ देखा तो अपने सेरिब्रम के कौन से पार्ट में, ऑक्सीपिटल लोब के अंदर विजुअल एरिया होता है, वहाँ पे वापस भेज देता है। यहाँ पे आती है, आँख से देखा गया, सेंसरी नर्व के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक बार थैलेमस में रुकती है, फिर यहाँ से रुकने के बाद में सेंसरी नर्व के द्वारा ही, जो कि ऑप्टिक सेकंड सेंसरी नर्व है, उसके द्वारा वापस इसको भेज दिया जाता है कंसर्न एरिया। और कंसर्न एरिया उसका क्या था, ऑक्सीपिटल लोब में विजुअल एरिया वाया सेंसरी नर्व है। तो ऐसे अपना काम परफॉर्म करता है। इसके बाद में बात करते हैं थैलेमस के बाद में हाइपोथैलेमस के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में अपन ने प्रीवियस से जो एंडोक्राइन है उसके अंदर भी पढ़ा है कि क्या है हाइपोथैलेमस। आज अपन उसके बारे में ज़्यादा तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक बार उसका जो भी फंक्शन है वो यहाँ पे बता दूंगा कि क्या है हाइपोथैलेमस। थैलेमस के नीचे की तरफ स्ट्रक्चर होती है उसको हाइपोथैलेमस। थैलेमस कहाँ था, लेटरल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल पे। अब बात करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में कि क्या है हाइपोथैलेमस। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इट इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन एंड एक्ट एज एंडोक्राइन ऑर्गन। बिकॉज इट रेगुलेट ऑल एंडोक्राइन ऑर्गन्स, बिकॉज इट रेगुलेट ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड। ऑल तो नहीं लिख सकते,
लिख सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, मतलब कुछ ग्लैंड्स होती है एंडोक्राइन जिनको ये रेगुलेट नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने आप ही खुद का फंक्शन परफॉर्म करती है। बाकी ये रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, तो ये एक प्रकार का एंडोक्राइन ऑर्गन बोल सकते हैं, क्योंकि ये 2 हार्मोन भी बनाता है। पहले बात करते हैं बना हुआ किसका होता है, तो इट इज़ फॉर्म्ड बाई ग्रे मैटर। ग्रे मैटर का ये बना होता है, लोकेशन होती है बिलो द थैलेमस, बिलो द थैलेमस। फॉर्म्ड किसके द्वारा, तो फॉर्म्ड बाय फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, एंड वो लेटरल वॉल से बन रहा था थैलेमस, मतलब साइड की वॉल है, जैसे ये साइड की वॉल है, इससे थैलेमस बन गया। इसके नीचे हाइपोथैलेमस है, जो कि इसका जो फ्लोर है उससे बना हुआ है। तो अपन बोल सकते हैं इट इज फॉर्म्ड बाय फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फॉर्म्ड बाय फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। तो थर्ड वेंट्रिकल के फ्लोर के द्वारा ये बना हुआ होता है। इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, एंडोक्राइन की तरह काम करता है, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड हो लगभग को उनको कंट्रोल करता है, खुद भी कुछ हार्मोन फॉर्मेशन करता है। इट ऑल्सो फॉर्म्ड सम हार्मोन्स, फॉर्म्ड सम हॉर्मोन्स, कुछ हॉर्मोन्स का भी निर्माण करता है। हॉर्मोन्स कौन से, ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिर्फ 2 ही हार्मोन बनते हैं, एक होता है ADH एंड एक होता है ऑक्सीटोसिन। वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जिसको जिसके अंदर क्या होता है, स्टोर रहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये क्या करते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो दोनों हार्मोन हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं। उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, 2 न्यूक्लियाई होती है। न्यूक्लियाई अपन ने बताया था कि ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कि कुछ सेल बॉडीज पेरीफेरी में लगभग चली जाती है और कुछ सेंटर में एक्सेप्शन के रूप में, अपवाद के रूप में रह जाती है, उनका ग्रुप बन जाता है, उसको न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी का वो ग्रुप सेंटर में रह जाता है, उसको न्यूक्लियाई बोलते हैं। ये न्यूक्लियाई फॉर्मेशन करती है ADH और ऑक्सीटोसिन का। और ये न्यूक्लियाई क्या होती है, देखो न्यूक्लियाई लंबी होती है, ऐसे नहीं होती जैसे मेरा हाथ है, ये मुट्ठी है, तो ये आगे वाला हिस्सा सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी का काफ़ी सारा हिस्सा हो गया, मिल गए 2-4 हाथ मिल गए, तो ये न्यूक्लियाई बोल दिया। अब ये यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, अब ये इतने लंबे होते हैं, जैसे ये हिस्सा है, ये तो क्या है, न्यूक्लियाई है, काफ़ी सारी न्यूक्लियाई, मतलब 20-30 हाथ है, ये न्यूक्लियाई है, ये हाइपोथैलेमस में है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है ADH और ऑक्सीटोसिन का। अब इनके थ्रू ये क्या है, एक प्रकार का ट्रैक्ट है, इस ट्रैक्ट के थ्रू ये जो हार्मोन है इनको रिलीज कर देते हैं कहाँ पे, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब में ये रिलीज कर देते हैं, किसके थ्रू, वाया न्यूरो हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट, न्यूरो हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट। न्यूरो हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट के द्वारा, मतलब ये क्या ग्रुप ऑफ सेल बॉडी है जिसको न्यूक्लियाई बोला, कहाँ पे स्थित है, हाइपोथैलेमस में। यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो रहा है, ADH और ऑक्सीटोसिन का। 2 है, एक का नाम है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, एक का नाम है पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। सुप्रा ऑप्टिक बनाती है ADH का और पेरावेंट्रिकुलर है वो बनाती है ऑक्सीटोसिन का। दोनों न्यूक्लियाई जिसका ये हिस्सा है, इसको मैंने बोल दिया न्यूरो हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट। तो इसके थ्रू, जैसे ये स्थित है कहाँ पे, ये तो देखो मानो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये है हाइपोथैलेमस, ऊपर बढ़ा देता हूँ हाइपोथैलेमस, तो ये यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियाई है, एक को सुप्रा ऑप्टिक बोल दिया, एक को पेरावेंट्रिकुलर बोल दिया। अब यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था और ये जो ट्रैक्ट बन रहा है दोनों का, इस ट्रैक्ट को बोल दिया न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, फाइशियल ट्रैक्ट, इसको बोल दिया न्यूरो हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट। इस ट्रैक्ट के थ्रू ये जिसमें जो हार्मोन बन रहा है, जैसे ADH बन रहा है और ऑक्सीटोसिन बन रहा है, ADH और ऑक्सीटोसिन बन रहे हैं यहाँ पे, ये है हाइपोथैलेमस, ये क्या है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब इस ट्रैक्ट के थ्रू ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी
ग्लैंड के अंदर इसको छोड़ देगा, ऐसा काम होता है इसका। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये, बहुत ही शानदार ऑर्गन है। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को ऑल्सो। इंपॉर्टेंट ऑर्गन है मतलब काम भी महत्वपूर्ण ही होगा। नाम जरूर हाइपोथैलेमस है लेकिन काम काफ़ी मोटा होता है इसका। ऑर्गन्स काफ़ी छोटे होते हैं, सेरिब्रम की तुलना में तो बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन काम इसका भी काफ़ी अच्छा होता है। सेरिब्रम हालांकि लॉजिकल ब्रेन है लेकिन इसके काम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हार्मोन का प्रोडक्शन कर रहा है, इसके अलावा ये क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेशन करता है, थ्रस्ट को रेगुलेशन करता है, स्लीप को रेगुलेशन करता है, हंगर को रेगुलेशन करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, देखो रेगुलेट टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। कैसे, जब कभी भी आपकी बॉडी हॉट होगी, मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर होगा, बॉडी टेम्परेचर मोर देन एनवायरमेंटल, नहीं बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, किस वजह से, एनवायरमेंटल टेम्परेचर की वजह से। सुना समझे, मतलब अपनी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर इसका प्रभाव एनवायरमेंटल टेम्परेचर जैसे 50 है तो क्या होगा, यहाँ पे कंडक्शन होगा। कंडक्शन मतलब हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और इवेपोरेशन, वहाँ से तो हीट लॉस होता है। अब देखो बॉडी टेम्परेचर जब क्या होता है, एक चीज़ एनवायरनमेंट को बोलते हैं कन्वेक्शन, कन्वेक्शन से मतलब सर्कुलेटरी एयर की वजह से क्या हो रहा है, हीट लॉस होता है। अब देखो यहाँ पे हीट लॉस कैसे होता है, यहाँ पे क्या हुआ, एनवायरमेंटल टेम्परेचर 50 है तो बॉडी टेम्परेचर 37 है, तो स्थिति ऐसी होगी कि दो, अपन ने पढ़ा है केमिस्ट्री में कि दो पात्र जब पास में रखते हैं ठंडा और गर्म, तो टेम्परेचर का परिवर्तन, आदान प्रदान तब तक होगा तापमान का जब तक कि दोनों पात्रों का तापमान समान ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति यहाँ पैदा हो सकती है। तो यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर इस हिसाब से देखिए, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 87 होता है, तो 87 का आधा कितना हो गया, 43.5 हो गया। तो बॉडी टेम्परेचर तो इस नियम के हिसाब से, जो केमिस्ट्री का नियम है तापमान का आदान प्रदान वाला, तो उससे तो 43 हो जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है अपनी बॉडी में भी। तो यहाँ पे भी जब भी क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर हाई होगा तो अपना बॉडी क्या करेगा, स्वेटिंग करवाएगा। ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, स्वेटिंग कराएगा। स्वेटिंग से क्या होगा, हीट का लॉस होगा। हीट का लॉस होगा तो बॉडी वापस ठंडी पड़ जाएगी, तो बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री बना रहेगा। तो ये जब कभी भी अपनी बॉडी गर्म होती है बाहरी तापमान की वजह से, क्योंकि नियम लागू होता है हर चीज़ पे कि दो पात्रों का तापमान में परिवर्तन तब तक होगा जब तक कि दोनों का तापमान समान ना हो जाए। तब क्या होगा, बाहर का वातावरण में टेम्परेचर 50 है और बॉडी का 37 है, तो यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। अब ज़्यादा बढ़ेगा तो बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म नहीं हो पाएगा। इस स्थिति में हाइपोथैलेमस स्वेटिंग कराएगा, स्वेटिंग से हीट लॉस होगी और वापस बॉडी टेम्परेचर 37 का 37 बना रहेगा। और जब कभी भी क्या होगा, ठंड होगी सर्दी के अंदर, वेन बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज, सर्दियों के अंदर क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर ठंड की वजह से डिक्रीज हो रहा है, उस स्थिति में ये क्या कराता है, सीवरिंग कराता है। सीवरिंग क्या एक प्रकार का इंडिकेशन है कि बॉडी ठंडी पड़ रही है, गर्म करो इसको, ठीक है। तो ऐसे काम करता है। इसमें थायराइड ग्लैंड वगैरह वो भी अपना अहम रोल अदा करती है। तो ये काम रखना है कि ये क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कराता है। इसके अलावा ये टेम्परेचर के अलावा थ्रस्ट मतलब प्यास, हंगर मतलब भूख, स्लीप मतलब नींद, इनको रेगुलेट करता है। इसके अलावा रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, उनको भी ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा फॉर्म्ड सीट ऑफ एनएस, फॉर्म्ड सीट, एनएस की सीट का निर्माण भी ये करता है। तो इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन ऑर्गन, थ्रस्ट, हंगर, स्लीप, टेम्परेचर रेगुलेट करना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को रेगुलेट करना और एएनएस की सीट का फॉर्मेशन करना। इसका वेट होता है 350 ग्राम, 350 ग्राम का ये होता है। तो ये चीज़ भी अपन को ध्यान में रखनी है। हाइपोथैलेमस काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। इसके बाद में जो डायेंसेफेलोन में एक लास्ट ऑर्गन बचता है उसके बारे में बात करते हैं। लास्ट वाला ऑर्गन क्या है डायेंसेफेलोन के अंदर, वो है लिम्बिक सिस्टम। बेसल गैंग्लिया हो गया, थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया।
अब बचा ओनली एंड ओनली लिम्बिक सिस्टम। बात करते हैं लिम्बिक सिस्टम के बारे में। लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। ये कहाँ स्थित होता है? थैलेमस के लेटरली। जैसा कि अपने पढ़ा लेटरल वेंट्रिकल के साइड में तो क्या होता है? बेजल गैंग्लिया। लेटरल वेंट्रिकल के नीचे बेजल गैंग्लिया, फिर आता है अपन ने बात की थैलेमस के बारे में। थैलेमस थर्ड वेंट्रिकल के लाइनिंग के पास, फिर थर्ड वेंट्रिकल का फ्लोर आता है तो हाइपोथैलेमस आ जाता है। ये मैंने थर्ड वेंट्रिकल बनाया तो इसकी जो लेटरल लाइनिंग है यहाँ पे क्या हो गया? थैलेमस हो गया, इससे बना थैलेमस। ठीक है, ये रहा था सेकेंड वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल के नीचे था बेजल गैंग्लिया। ठीक है, अब इसके बाद में बेजल गैंग्लिया हो गया, थैलेमस हो गया। अब यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल है, ये थर्ड वेंट्रिकल का फ्लोर किसके बना रहा था? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस के बाद में आ गया लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम कहाँ होता है? लेटरल साइड ऑफ थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस ये रहा, हाइपोथैलेमस ये रहा, इसके लेटरली यहाँ पे होता है लिम्बिक सिस्टम। लेटरल साइड ऑफ थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। लोकेशन की बात करें तो लेटरल साइड ऑफ थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। लेटरल साइड ऑफ थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस क्या होता है? इसकी लोकेशन होती है किसकी? लिम्बिक सिस्टम की। अब इम्पोर्टेंट काम चीज़ क्या होता है? देखो इम्पोर्टेंट इसका फंक्शन होता है, इसको इमोशनल ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बना हुआ ग्रे मैटर का ये होगा, सारे मैंने बताए सारे ऑर्गन ही ग्रे मैटर के बने होते हैं। नॉन एज इमोशनल ब्रेन, इसको इमोशनल ब्रेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इमोशनल ब्रेन। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है हिपोकैम्पस, हाइपोकैम्पस और एक एमाइगडाला। एमाइगडाला और हाइपोकैम्पस। हाइपोकैम्पस क्या करता है? ये लोकेशन की बात करें तो वैसे पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल लोब में होता है ये, सॉरी ऑक्सीपिटल लोब में क्या, लेटरल वाल और लेटरल साइड में थैलेमस के और हाइपोथैलेमस के। इसमें दो पोर्शन होते हैं, एक होता है हाइपोकैम्पस, एक होता है एमाइगडाला। हाइपोकैम्पस क्या करता है? स्टोर शॉर्ट टर्म मेमोरी, छोटे जो 3 साल तक की मेमोरी इसमें स्टोर रहती है, कुछ वक्त की मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। इट कैन स्टोर द मेमोरी फॉर अप टू 3 ईयर्स, 3 साल तक ये मेमोरी को स्टोर कर सकता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर करता है। एमाइगडाला क्या करता है? जो फियर, जो एंगर, जो जॉय, जो प्लीजर, जो जेलसी, ये सब शो करने का काम किसका होता है? एमाइगडाला का। तो इम्पोर्टेंट ऑर्गन कैसे हो गया? क्योंकि ये क्या करता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर करता है। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ इमोशंस, इमोशंस को प्रोड्यूस करता है। प्रोडक्शन ऑफ इमोशंस को प्रोड्यूस करता है। इमोशंस में जॉय, एंगर, प्लीजेंट, हैप्पी, सैड, फियर, एंजाइटी, ये सब आते हैं इमोशंस के अंदर। तो इसको इमोशनल ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, और ये काफ़ी छोटा होता है, किससे? हाइपोथैलेमस से। लिम्बिक सिस्टम जो कि लेटरल साइड ऑफ थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, ग्रे मैटर का बना हुआ होता है, इमोशनल ब्रेन के नाम से जाना जाता है। काफ़ी छोटा होता है हाइपोथैलेमस सेरिब्रम से। काम क्या होता है? इसका काम होता है लॉजिक, इमोशनल ब्रेन का। इमोशनल ब्रेन का मतलब इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है हाइपोकैम्पस, एक होता है एमाइगडाला। हाइपोकैम्पस जो शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर करता है, जो कि 3 साल तक की मेमोरी को स्टोर कर सकता है। इसके अलावा एमाइगडाला जो कि प्रोडक्शन ऑफ इमोशन में मदद करता है। लाइक एज इमोशंस क्या क्या होते हैं? फियर, एंजाइटी, जेलसी, हैप्पी, एंगर, है ना।
तो ये सब जॉय, ये सब क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं। तो डाइएन्सेफेलोन आज अपन ने पढ़ लिया, कल अपन पढ़ेंगे मिड ब्रेन के बारे में, मेसेंसेफेलोन और रोम्बेनसेफेलोन, हिंड ब्रेन के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया।